हेलो गाइस, मेरा नाम विकास और आप देखना स्टार्ट कर चुके हो आपका अपना यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2015 यूपी पीसीएस पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। मतलब इसमें हम बात करेंगे पॉलिटी का 2015 यूपी पीसीएस का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चनों में हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन लगा हुआ है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलने का प्रयास करेंगे तो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन आ जाता है ये। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आ जाता है, ये आ जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। कौन मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। देश की रक्षा करना भी हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और घ वाला ऑप्शन चलोगे तो ये भी आता है, मतलब सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और ग्राम पंचायतों का गठन एवं सहायता करना, ये आता है आर्टिकल आपके कितने, आर्टिकल आता है 40 के अंतर्गत। आर्टिकल 40 की किसके बीच में आता है? 36 से 51 के बीच में आता है। 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। तो ये किस में आ जाता है? ये आपका आ जाता है किसके अंदर? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाता है। और मौलिक कर्तव्य की बात करोगे तो ये आता है आर्टिकल आपके कितने, आर्टिकल आता है 51 के का के अंतर्गत ही ये आ जाता है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है? सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है संविधान की विषय सूची में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। मतलब जो विषय सूची है उसके अंदर जो विषय नहीं है उस पर कौन कानून बना सकता है, उसको क्या कौन कानून बनाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषद। इसमें कानून बनाने का अधिकार उसको किसको होता है? संसद को इसमें कानून बनाने का अधिकार होता है। संसद के बारे में हम बताया है कि आर्टिकल 79 क्या कहता है कि हमारे यहाँ क्या होगी, एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर एक संसद का निर्माण करेंगे। और ये ढेर सारी चीज़ें बता चुके हैं। और सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या है उसकी बात करेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो वाला ऑप्शन सही ही हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करोगे तो इसका जो गठन हुआ था, सबसे पहले अगर आप यहाँ की बात करोगे तो सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस अधिनियम के तहत क्या होता है, 1774 में क्या किया जाता है, हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। वो भी कहाँ? कोलकाता में, मतलब कलकत्ता में। और यहाँ पे क्या किया जाता है, चार न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश रहता है, जो कौन रहते हैं? एलजे एमपे जी रहते हैं मुख्य न्यायाधीश। और 3 अन्य न्यायाधीश जैसे कि लेमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश रहते हैं। और उसके बाद बात करोगे तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आता है, वो कब आता है? वो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये अपना वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय है, अपना वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय। तो ये आता है 26 जनवरी 1950 को। और ये कार्य करना कब चालू कर देता है? ये कार्य करना चालू कर देता है 28 जनवरी को। 28 जनवरी 1950 से ये कार्य करना चालू कर देता है। 28 जनवरी 1950 से ही के ये क्या करना चालू कर देता है, अपना काम करना चालू कर देता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला वाला क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, जब भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, मतलब हो ना, और यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, मतलब राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति की तरह निम्न में से कौन कार्य कर सकता है? मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था की गई है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके स्थान पे उपराष्ट्रपति काम करेगा। लेकिन अब जब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कौन काम करेगा? तो तब आपका काम करेगा भारत के प्रधान न्यायाधीश। भारत का प्रधान न्यायाधीश क्या करेगा? तब आपके यहाँ कार्य करेगा किसके? राष्ट्रपति के स्थान पे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? फोर्थ
फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कथन ए है और कथन आर है। कथन ए क्या कह रहा है कि मतलब कोड का प्रयोग करके हमें सही ऑप्शन को चुनना है। तो कथन ए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। और फिर क्या कह रहा है, उक्त आयोग का अध्यक्ष 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष के उपरांत पर जो भी पहले धारित हो। इसका मतलब जो कार्यकाल होता है, जो 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले कंप्लीट होता है, तो उसके तहत वो क्या हो जाएगा, अपना बाहर हो जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा। इसके अगर इसमें आप चलोगे तो इसमें क्या होता है, ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इसमें क्या होगा, दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अगर NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसका गठन कब होता है, इसका गठन होता है 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके काम क्या होते हैं, इसके काम होते हैं कि जो संविधान में हमारे जो मानवाधिकार दिए गए हैं उन सब का क्या करता है, रक्षा करना इसका क्या काम होता है। मतलब जैसे कि जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता व समानता के अधिकार, इन सब की क्या करे, ये रक्षा करने का अधिकार किसके पास होता है, ये सब का होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंदर होता है। और उसके बाद अगर बात करोगे, इसमें सदस्यों की बात करोगे तो इसमें सदस्य कितने होते हैं, इसमें 7 सदस्य होते हैं। सदस्य कितने होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। और बात करोगे आप किसकी, और बात करोगे इसमें 7 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की जो नियुक्ति होता है वो कौन करता है, अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसके आधार पर करता है, जो होता है हमारा प्रधानमंत्री के जो उच्च समिति होती है, उच्च समिति की सिफारिश पर ये क्या करेगा, उच्च समिति की जो प्रधानमंत्री की उच्च समिति होती है उसकी सिफारिश पर क्या करता है, इसकी नियुक्ति की जाती है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए चलते हैं अपने 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th नंबर वाला क्वेश्चन, देखो 5th नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। उसके बाद क्या कह रहा है कि, उसके बाद हमारा कह रहा है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है, नहीं कर सकता, संस्तुति नहीं कर सकता। अगर इसमें आप सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है आपका सेकंड। आपका सही ऑप्शन हो जाता है कि मतलब राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल। और दोनों मतलब, और क्या कह रहा है कि RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है, RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। A और R दोनों सही हैं लेकिन R क्या है, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखो राज्य वित्त आयोग का जो काम होता है, और पहले वित्त आयोग को देख लेते हैं। वित्त आयोग क्या होता है, इसका गठन करने का आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। क्या गठन करने का प्रावधान 280 के अंतर्गत, आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसके गठन करने का प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या किया गया है कि और इसका काम क्या होता है कि जो करों का बंटवारा होता है, जो वित्त आयोग मतलब जो भी आयकर होता है कि या जो किसी भी तरीके से कर प्राप्त होते हैं उनको राज्यों के अंतर्गत किस अनुपात में कैसे बांटना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, ये मतलब वित्त आयोग के अंतर्गत आती हैं। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और ये क्या करता है कि अपने जो पंचायतों के अनुदान के लिए ये मतलब
उसमें क्या कर सकता है, अपना कुछ मांग रख सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो गया खा वाला ऑप्शन सही हो गया। चलो आई होप कि ये चीज़ें हो गई होंगी। आप चलते हैं अपने 6 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा, यहाँ होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष के मत का निर्णायक होगा, लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए, निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। तो ये आता है आर्टिकल किसके अंतर्गत, आर्टिकल 100 के अंतर्गत आता है कि अगर लोकसभा में क्या कर दिया गया हो, लोकसभा में अगर जो मत दिया गया हो वो जो मतलब 2 पार्टियां रहती हैं, जैसे लोकसभा में पहुंचेगी कम से कम 2 पार्टियां, एक और वो दोनों पार्टियां क्या हो, मत जो दोनों पार्टियों के मत क्या हो जाए, समान हो जाए। अगर मतलब कि दोनों पार्टियों के चुने हुए सदस्यों की संख्या अगर समान हो जाए तो क्या होता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत देने का उसके अंदर अधिकार आता है आर्टिकल 100 के अंतर्गत। इसमें क्या करेगा, लोकसभा का जो भी अध्यक्ष होगा या सभापति मतलब होगा, मतलब लोकसभा का जो भी अध्यक्ष होगा वो क्या करेगा, अपने अधिकार का प्रयोग करके निर्णायक मत को दे सकता है। मतलब ये क्या करेगा, वो चाहे तो कि दोनों पार्टियों में से किसी भी के पक्ष में अपना वोट दे सकते हैं, उसको क्या कर सकता है, अपने सत्ता में ला सकता है। तो ये भी चीज़ें क्या हो गई हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, अपना निर्णायक मत दे सकता है, मतलब किसी एक पक्ष में 2 पक्ष पहुंचेंगे तो किसी एक पक्ष के अंतर्गत दे सकता है। ये आर्टिकल 100 के अंतर्गत आता है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अपने चलते हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन में। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रिट को जारी कर सकता है, किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत जारी कर सकता है न्यायालय। आप इसके क्वेश्चन के अनुसार आप चलोगे तो ये आता है आपका ग वाला ऑप्शन। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, जब कोई किसी भी व्यक्ति को क्या किया गया हो, बंदी बना लिया गया हो, तब किसी बंदीकरण अधिकारी द्वारा क्या किया गया हो, किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया हो, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपना प्रार्थना पत्र भेजता है। उस प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय क्या करती है कि मतलब वो व्यक्ति ये प्रार्थना पत्र भेजता है कि उसे क्या किया गया है, मतलब अवैध रूप से उसे क्या किया गया है, बंदी बनाया गया है। तब क्या करेगा, जो न्यायालय होती है हमारी जो बंदीकरण अधिकारी होता है, उसके पास एक बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के अनुसार के आधार पर वो क्या करेगी, उसके पास नोटिस भेजती है कि आप जिस व्यक्ति को जो बंदी बनाए हैं उसको आप उचित समय पर क्या करें, आप न्यायालय में पेश करें, जिससे कि न्यायालय उसके जो भी कारण हैं उन सब पे क्या कर सके, विचार कर सके। आई होप कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं जो परमादेश और प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा लेख होती हैं, इसकी बात करें। अगर परमादेश और अधिकार परीक्षा लेख की बात करोगे तो इसमें देखो परमादेश क्या होता है, परमादेश का जारी किया जाता है। परमादेश कब जारी किया जाता है, इसकी अगर बात करोगे तो कोई भी व्यक्ति जो पदाधिकारी होता है वो क्या करें, अपने कर्तव्यों का पालन ठीक तरीके से नहीं कर रहा हो या अपने कर्तव्यों का पालन ना कर रहा हो, तब उसे क्या किया जाता है, परमादेश के अंतर्गत नोटिस भेजी जाती है और उसे ये आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये आता है परमादेश के अंतर्गत आता है। अधिकार परीक्षा लेख या प्रतिषेध की बात करें, और यहाँ प्रतिषेध की बात करोगे तो इसमें जो उच्च न्यायालय होता है उससे अपने से नीचे वाले न्यायालय, मतलब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो उच्च न्यायालय को, और उच्च न्यायालय है तो अपने निम्न न्यायालय को, निम्न न्यायालय है तो वो अर्ध न्यायालय को, वो क्या करता है, आदेश जारी करता है कि
ये आदेश जारी करता है कि उसके यहाँ जो भी वो हीयरिंग कर रहा है, जिस भी केस की हीयरिंग कर रहा है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो वो क्या करें, अपने उन जो भी मामला है वो क्या करें, उसकी हियरिंग ना करें अपने यहाँ, जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वो अपनी हियरिंग वहाँ पे ना करें। तो ये आता है प्रतिषेध के अंतर्गत आता है। अधिकार परीक्षा लेख के अंतर्गत क्या आता है, अधिकार परीक्षा लेख की बात करोगे तो इसमें ये आता है कि कोई भी पदाधिकारी क्या करे, कोई भी ऐसे पदाधिकारी उस कार्य को कर रहा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब वो अपने कोई किसी भी काम को कर रहा है वो जो उसके अंदर नहीं आता है, उसके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तब उस अधिकार परीक्षा लेख के तहत उसे नोटिस दी जाती है, उसे पूछा जाता है न्यायालय द्वारा कि आप अपने किस अधिकार के तहत इस काम को कर रहे हैं। जब तक वो पदाधिकारी क्या करे कि अपना संतुष्ट तरीके से वो अपना जवाब नहीं रख सकता, तब तक कि उसके कार्यों को वो अपने कार्य को नहीं कर सकता है। वो जो कार्य है जो उसके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, अधिकार के अंदर नहीं आता, वो अपना कार्य नहीं कर सकता है। एक चीज़ और बचती है इसमें, एक चीज़ और क्या बचती है, उत्प्रेषण बचता है। उत्प्रेषण को भी देख लेते हैं, इसी चले लगे हाथ उस उत्प्रेषण को भी देख लेते हैं। इसमें उत्प्रेषण में क्या होता है कि जो भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में जो भी केस होते हैं, लंबित केस पड़े हुए होते हैं, तो न्यायालय द्वारा उसे क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है कि आप अपने जो भी लंबित मुकदमों हैं उनकी जो न्याय निर्णय के लिए जो भी लंबित मुकदमे हैं उनको न्याय निर्णय के लिए अपने वरिष्ठ न्यायालय में उसको भेजें, वरिष्ठ न्यायालय में भेजें। ये क्या कहता है, उत्प्रेषण के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, इसके बाद हम चलेंगे कहाँ, इसके बाद चलेंगे हम अपने 8 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही प्रयोग करके हमें उत्तर देना है। तो उसमें फर्स्ट वाला कूट क्या कह रहा है, भारत में जो फर्स्ट वाला कथन क्या कह रहा है, भारत में लिखित संविधान है। बिल्कुल यार, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, हमारा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। और क्या कह रहा है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास, बिल्कुल शक्तिशाली जो भी क्षेत्र हैं उनका विकास करना और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संकेतक है, बिल्कुल संकेतक है। तो इसलिए अपना ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु यहाँ होना चाहिए आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें ऐसा लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखा हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार, जो आपका कथन और कारण के अनुसार आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, खा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलो, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अपने 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है। कौन करता है? अगर इसमें आप सही चलोगे तो इसमें करता है कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की असहमति पर क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? उन दोनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा के जो असहमति होती है, जहां असहमति होती है वहां क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? जो दोनों का क्या करेगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और उसमें क्या उनका करेगा? अध्यक्षता उसमें लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। आई होप कि ये भी आपको 9 नंबर वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने 10 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसकी तरफ चलने का प्रयास करें। 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं? तो भारत में रहने वाले व्यक्ति को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है और विदेश में रहने वाले व्यक्ति को विदेश से व्यक्ति जो अपने यहाँ रह रहे हैं उनको नहीं प्राप्त है।
तो इसमें आ जाता है आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, विधि। यहाँ विधि नहीं होगा, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, धर्माचरण की स्वतंत्रता, धर्माचरण की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म को आचरण क्रम, मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, मतलब ले सकता है, कोई किसी भी धर्म में वो शामिल हो सकता है। और जीवन जीने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके धर्म की रक्षा करने की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत, मतलब वो सभी को ये चीज़ अधिकार मौलिक, ये सबका मौलिक अपना अधिकार मिला हुआ है। विधि के समक्ष समता, मतलब सभी व्यक्तियों के प्रति विधि के जो विधि बनाई जाएगी वो क्या हो जाएगी, विधि के मतलब वो समान बनाई जाएगी। तो इसका मतलब और आता है नंबर ख वाला ऑप्शन। ख वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता ये अपने यहाँ जो विदेशी नागरिक हैं उनको नहीं प्राप्त है, मतलब कि ये आता है इसके अंतर्गत, उनके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें क्या है, अगर देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो होती है कि किसी सूचना या विचार को अगर आप क्या करें, लिखित रूप से बोलकर या किसी भी माध्यम से आप क्या करें, आप मतलब अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये क्या होती है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है कि वो अपनी सूचना या विचार को क्या करे, लिखित रूप या बोल करके क्या करें कि व्यक्त कर सके, वह मतलब बिना किसी भी रोक टोक के क्या कर सके, अभिव्यक्त कर सके, तो वो क्या हो सकता है, वो हो जाता है, वो उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ जाती है। इसी के अंतर्गत आता है ये आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 19 फर्स्ट का की बात करोगे उसके अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता किसकी आती है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आपकी आ जाती है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो गाइज इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन, मतलब हर एक वीडियो में आपको 10 ही क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन उसका ढेर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं और डिस्क्राइब भी मिल जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।